हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 64 के बारे में। और ये क्लास हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और 10 प्रश्नों से संबंधित जितने भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। अगर आपने इससे पहले के 63 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को जरूर देख लें। और इसी के साथ साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर कई सारा कंटेंट है दोस्तों। तो अगर आप लोग वीडियो खनिज सहायक, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देखते हुए चलें। अगर आप इस पोस्टमार्टम सीरीज को भी अच्छी तरीके से देख ले दोस्तों तो उत्तराखंड में 25 से 30 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं 40 में से। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों हमने उत्तराखंड की अपनी एक एप्लीकेशन भी बनाई हुई है जिसका नाम है उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक। उस एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट और ऑनलाइन कोर्स, कंप्लीट कोर्स, पीडीएफ्स, ई बुक्स आदि अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। जब आप लोग वीडियोस को शेयर करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के बाद में आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली ये पार्ट अब चलते रहेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और प्रीवियस वीडियो का हमारा आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि किस पुरास्थल से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो किमनी गांव, हुडली, पुरोला या फिर लोईथाप। तो हुडली से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। अब ये हुडली नामक पुरास्थल किस जनपद में स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो उत्तरकाशी के हुडली से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं और ये हुडली कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला दोस्तों एक और गाँव है क्या? किमनी गाँव। किमनी गाँव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि चमोली जनपद में थराली के पास में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हथियार एवं पशुओं के शैलचित्र मिले और किमनी गाँव भी एक पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। अगला दोस्तों पुरोला घाटी या पुरोला क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। और अगला है दोस्तों लोईथाप। ठीक है, लोईथाप जहाँ से हमें लाल रंग के शैल चित्र मिले हैं या मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये लाल रंग के चित्र हमें यहाँ से मिले हैं। मानव को हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और ये लोईथाप कहाँ पड़ता है? ये हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ में दोस्तों एक पेटसाल और फलसीमा, ये दो हमारे पुरास्थल भी कहाँ हैं? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ग्वारखा उडियार जो या ग्वारखिया गुफा चमोली में स्थित है। लाखू उडियार है, लाखू गुफा जो कि 1968 में एमपी जोशी ने जिसकी खोज की थी वो भी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों पुरास्थल हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसी के साथ साथ में एक और गांव है मलारी गांव। मलारी गांव भी कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है, जहां से 5.2 किलो का सोने का मुकुट प्राप्त हुआ है। और जो ये मलारी गांव के शैलचित्र हैं ये पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान यहाँ से हमें बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ये चीजें भी आपको डायरेक्टली नोट कर लेनी है। एक प्रश्न से देखिए हमने कितने सारे प्रश्नों के बारे में बात कर ली। कभी कभी तो आपसे डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछ देगा कि निम्न पुरास्थल किस जनपद में स्थित है। जैसे पूछ लेगा लोईथाप पुरास्थल कहाँ जनपद स्थित है, तो ये हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऐसे हुडली पूछ लेगा तो कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला था। तो प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा मिला था 1946 में। अब थोड़ा सा दोस्तों प्रजामंडल के बारे में जान लेते हैं। देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? देहरादून में। और किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने करी थी। श्रीदेव सुमन ने करी थी। तो सबसे पहला फैक्ट है कि प्रजामंडल या टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों एक था गणदेश सेवा संघ, जिसकी स्थापना इससे एक वर्ष पहले 1938 में श्रीदेव सुमन जी के द्वारा ही की गई थी, जिसे वर्तमान में हम हिमालय सेवा संघ के नाम से जानते हैं। 1939 में दोस्तों जब टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है तो इस प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि टिहरी राजवंश से मतलब लोगों को पृथक कराना और यहाँ पे ये टिहरी राजवंश के जो राजाओं की तानाशाही थी उसे खत्म करना एक हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में टिहरी राज्य प्रजामंडल का जो ये गठन किया था श्रीदेव सुमन ने 1939 में, इसे 1946 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। अब देखिए 1946 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया और 29 अगस्त 1946 को दोस्तों एक समझौता होता है दरबार और प्रजामंडल के मध्य में। टिहरी दरबार के राजा थे इस टाइम पे मानवेंद्र शाह और प्रजामंडल के मध्य में एक समझौता होता है 29 अगस्त 1946 को। और इसी समझौते के दौरान दोस्तों प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, और इस समझौते या टिहरी राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके अध्यक्ष थे श्रीदेव सुमन जी, जिन्होंने सबसे पहले इसकी स्थापना की थी 1939 के स्टार्टिंग टाइम पीरियड पे इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी।
इसके बाद में 1946 में दोस्तों इसे वैधानिक दर्जा मिल जाता है और सत्य प्रसाद रथोड़ी जी इस टाइम पे टिहरी दरबार के साथ में क्या करते हैं, समझौता करते हैं। अब देखिए अगस्त माह में ये समझौता हुआ था, इसी कारण इस समझौते को अगस्त समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टिहरी राजवंश में अगस्त समझौता कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1946 को हुआ था। अब देखिए दोस्तों अलग अलग प्रश्न है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी, किसने करी थी, श्रीदेव सुमन ने करी थी। टिहरी राज्य प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा कब मिला था, 1946 में मिला था। और अगर आपसे पूछा था कि टिहरी राज्य प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन या प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था, तो जो 26 से 27 मई 1947 को टिहरी में ही प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसके तहत प्रजामंडल की मांग थी कि महाराजा की छत्रछाया में पूर्ण उत्तरदायित्व शासन की स्थापना कर दी जाए। ठीक है, इसके बाद में 1947 में ही कोटद्वार में एक संयुक्त बैठक का आयोजन भी किया जाता है। 1947 में ही प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन भी होता है। और एट लास्ट वन दोस्तों 1948 को फिर प्रजामंडल की मांग को टिहरी राजवंश के द्वारा स्वीकार कर दिया जाता है। अब प्रश्न पूछाता है कि प्रजामंडल की मांग को कब स्वीकार किया गया, तो 15 जनवरी 1948 को प्रजामंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो ये विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रजामंडल से, ये आपको अच्छी तरीके से करने हैं। ठीक है, बाकी जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम कभी अलग वीडियो में बात कर लेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रपातकर्ता कौन थे। रक्षा सूत्र आंदोलन कल्याण सिंह रावत जी, सचिदानंद भारती जी, सुरेश भाई जी या फिर इंद्रमणि बडौनी जी। तो रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रपातकर्ता थे कौन दोस्तों, सुरेश भाई जी। अब रक्षा सूत्र आंदोलन एक प्रमुख हमारा पर्यावरण संबंधी आंदोलन था, जो कि कब शुरू हुआ था, 1994 में दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद के भिलंगना क्षेत्र से हमारी शुरुआत हुई थी इसकी रक्षा सूत्र आंदोलन की। और इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो आपको याद रखना है सुरेश भाई जी के द्वारा वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया गया। और इस आंदोलन की शुरुआत 1994 में टिहरी गढ़वाल जनपद के भिलंगना क्षेत्र से हुई थी। तो कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है कि रक्षा सूत्र आंदोलन का उद्भव कहाँ से हुआ था, तो भिलंगना घाटी या भिलंगना क्षेत्र से हुआ था, जो कि कहाँ पड़ती है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। किसने रक्षा सूत्र आंदोलन को शुरू किया था या सूत्रपातकर्ता कौन थे, सुरेश भाई थे। कब किया था, 1994 में। ठीक है, जब दोस्तों हमारा वृक्षों का कटान हो रहा था, तो सुरेश भाई ने गाँव के जो भिलंगना क्षेत्र के लोग थे उनके साथ में जो भी रक्षा तागा था वो पेड़ों पर बांध दिया। आपको बताया कि पेड़ को काटने के लिए पहले व्हाइट कलर का निशान लगाया जाता है या क्रॉस का निशान लगाया जाता था, तो इन्होंने रक्षा बांध के उस क्रॉस के निशान को ही मिटा दिया, ताकि जो भी विभाग के लोग वन काटने आए उनको पता ही ना लगे कि उन्हें कौन सा वृक्ष काटना है कौन सा नहीं काटना है। इसी आंदोलन को रक्षा सूत्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस आंदोलन में जो मुख्यतः हम पढ़ते हैं ढाल गांव, खवाटा, खेती, भिगुन, ये गांवों के सैकड़ों महिलाओं ने इस आंदोलन में सहयोग भी दिया था। जो भी चिन्ह थे उन चिन्हों को यहाँ पे रक्षा सूत्र के द्वारा ढक दिया गया था। ये मुख्यतः इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था, वृक्षारोपण या वृक्षों के कटान को रोकना। और ये एक प्रसिद्ध वन संबंधी आंदोलन था उत्तराखंड का, क्या, रक्षा सूत्र आंदोलन। और इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण नारा दिया गया था दोस्तों कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गाँव गाँव खुशहाल रहेगा। ये नारा दिया गया था रक्षा सूत्र आंदोलन के दौरान कि अगर ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे तो तभी नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे तो पहाड़ भी टूटेंगे, और बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। ये इस आंदोलन का नारा था। अब देखिए दोस्तों कल्याण सिंह रावत जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। कल्याण सिंह रावत जी को मैती आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। क्या, मैती आंदोलन के जनक कौन थे, कल्याण सिंह रावत जी थे। और इस मैती आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी, 1996 से हुई थी। सचिदानंद भारती जी को भी आप सभी लोग जानते होंगे। पानी राखो आंदोलन के लिए सचिदानंद भारती जी को जाना जाता है, जिन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी की थी। अभी सचिदानंद भारती जी के जो पानी राखो आंदोलन था, इसका जिक्र दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में भी किया है। ठीक है, सचिदानंद भारती जी ने पानी राखो आंदोलन दिया था। अब आपसे एक प्रश्न है दोस्तों कि पानी राखो आंदोलन की शुरुआत कब से की गई थी और दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कब किया गया था। अगला इंद्रमणि बडौनी जी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन दोस्तों हमारा 1905 में किया गया था। कब किया गया था, 1905 में। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था। मेनली अल्मोड़ा में दोस्तों एक टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और 1905 में जो एक टमटा सुधार सभा का गठन किया गया, बाद में इसी सभा का नाम परिवर्तित करके शिल्पकार सभा भी रख दिया गया था। अब मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने इसका गठन किया था। तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का जन्म दोस्तों 26 अगस्त 1888 को अल्मोड़ा के एक दलित परिवार में हुआ था। और दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने अल्मोड़ा से समता नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन भी किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि समता नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन कहाँ से किया था, तो अल्मोड़ा से किया गया था। कब किया गया था, 1904
34 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा किया गया था। ये सारे फैक्ट आपको नोट करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि त्रिजुगी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? अगला हमारा प्रश्न है कि त्रिजुगी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो त्रिजुगी नारायण या त्रियुगी नारायण, अलग अलग नामों से आप इस मंदिर को जानते हैं। तो ये दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। देश विदेश से लोग यहाँ पर आके विवाह कराते हैं। तो त्रियुगी नारायण मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसे त्रियुगी नारायण मंदिर भी कहते हैं, जो कि शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अब रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1997 में दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना हुई थी। अब रुद्रप्रयाग में त्रियुगी नारायण या त्रियुगी नारायण मंदिर के साथ साथ में अन्य भी कई मंदिर हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि केदारनाथ मंदिर आप सभी लोगों को पता है कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ में कालीमठ शक्तिपीठ, कालीमठ शक्तिपीठ भी कहाँ? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कार्तिकेयपुर स्वामी मंदिर या कार्तिकेय स्वामी मंदिर, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। नाला का बौद्ध स्तूप, नाला का बौद्ध स्तूप भी दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। पंच केदारों में से 3 केदार, केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वरनाथ, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। ओंकारेश्वर शिव मंदिर, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद के मुख्यमठ में ही स्थित है। कोटेश्वर महादेव मंदिर या कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर, ये भी दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। मुंडकटिया गणेश मंदिर, ये भी रुद्रप्रयाग में ही सोनप्रयाग के पास में स्थित है। तो ये कुछ प्रसिद्ध मंदिर, और विश्वनाथ मंदिर जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में भी है और उत्तरकाशी जनपद में भी हमारा स्थित है। ठीक है, ऐसे ही शाकंभरी देवी मंदिर, ये भी हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं रुद्रप्रयाग जनपद के, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको त्रियोगी नारायण मंदिर, कालीमठ शक्तिपीठ, कार्तिकेयपुर स्वामी मंदिर, मुंडकटिया गणेश या सिरकटिया गणेश मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर, केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वरनाथ और ओंकारेश्वर शिव मंदिर और नाला का बौद्ध स्तूप, ये सभी हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर भी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पिंडर की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? आप सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि ये पिंडर किसकी सहायक नदी है। इसी पिंडर नदी का एक नाम और है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं क्या? कर्णगंगा। तो पिंडर किसकी सहायक नदी है? पिंडर अलकनंदा की सहायक नदी है। किसकी? अलकनंदा नदी की सहायक नदी है क्या? पिंडर नदी। अब पिंडर और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे होता है दोस्तों? ये होता है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में। और कर्णप्रयाग में ही अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। इसी पिंडर नदी को कर्णगंगा नदी भी कहते हैं। इसी कारण अलकनंदा तथा कर्णगंगा नदी का संगम भी कहाँ पे होता है? वो होता है हमारा कर्णप्रयाग में। ये कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि पिंडर की अंतिम सहायक नदी कौन सी है या फिर पिंडर की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमारा आटागाड़ पिंडर की क्या है? अंतिम सहायक नदी है या प्रमुख सहायक नदी है। और पिंडर मुख्यतः किसकी सहायक नदी है वो मैंने आपको बता ही दिया था। पिंडर हमारा अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है, और पिंडर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पिंडारी ग्लेशियर, जो कि हमारा कहाँ स्थित है? बागेश्वर जनपद में स्थित है पिंडारी ग्लेशियर। और पिंडारी ग्लेशियर से ही हमारा क्या होता है? पिंडर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको सारे नोट करने हैं। अभी देखिए अगला पॉइंट है क्या? कर्णगंगा। कर्णगंगा तो पिंडर का ही क्या है? दूसरा नाम है। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आटागाड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आटागाड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं कि प्रसिद्ध सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो सोमेश्वर महादेव मंदिर देखिए कल्याण चंद, भारती चंद, रुद्रचंद या फिर सोमचंद। तो सोमेश्वर महादेव मंदिर है तो निर्माण कौन करेगा दोस्तों? सोमचंद करेगा। इसी के नाम से ही ये मंदिर आप समझ सकते हैं। सोमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर नामक स्थान पर स्थित है सोमेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी स्थापना चंद राजवंश के संस्थापक सोमचंद के द्वारा की जाती है। तो याद रखना आपको दोस्तों, चंद राजवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद था, जो कि जो हमारा कत्यूरी राजवंश था उसका राजा था कौन? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से विवाह करके यहीं पे बस जाता है चंपावत वाले एरिया में, और यहीं चंपावत में अपने एक चंद राजवंश की नींव रखता है, जिसे हम कहते हैं क्या? चंद राजवंश, जो कि आगे जाकर एक बहुत बड़ा राजवंश हुआ जिसमें टोटल फिर 62 राजा हुए। तो चंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? सोमचंद। और सोमचंद के द्वारा ही सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। अब सोमचंद चंद राजवंश का संस्थापक था, शिव का उपासक था, इसकी राजधानी थी चंपावत। सोमचंद के द्वारा दोस्तों चंपावत में ही सुइयों का किला, सुई का किला या राजबुंगा किले का निर्माण किया गया था। तो राजबुंगा किला कहाँ स्थित है? चंपावत में। सुइयों का किला चंपावत में, सुई का किला चंपावत में। और इन किलों का निर्माण किसने किया था? सोमचंद के द्वारा ही किया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों सोमचंद ने चाराल व्यवस्था को लागू किया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसने अपने किले के चारों ओर क्या कहते हैं 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, जिसे इसने चाराल व्यवस्था या चारादार व्यवस्था भी कहा था। ठीक है, इसका एक प्रसिद्ध सेनापति था कौन? कालू तड़ागी। तो कालू तड़ागी किसका सेनापति था? वो सोमचंद का सेनापति था। ठीक है,
और सोमचंद के द्वारा दोस्तों कई सारे कार्य किए गए थे। बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति की गई थी। और जो हमारी ऐपण कला की शुरुआत बात करें या चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति, ये भी सोमचंद के द्वारा की गई थी। सबसे पहले ऐपण कला की शुरुआत सोमचंद के द्वारा की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले सोमचंद के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ प्रसिद्ध कार्य थे सोमचंद के, ठीक है। और इसने जागेश्वर में भी कुछ मंदिर बनाए थे। और सोमचंद दोस्तों क्या था, एक मांडलिक राजा था, यानी कि एक स्वतंत्र राजा नहीं था। ये हमारे नेपाल के अधीन, या हम कह सकते हैं नेपाल के अधीन, या जो हमारा डोट वाला क्षेत्र था उसके अधीन ये कार्य करता था। तो आपको ये याद रखना है ये सारे पॉइंट सोमचंद से संबंध में। और सोमचंद कौन था? चंद्र राजवंश का संस्थापक था। ये सारे फैक्ट्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि छोलिया महोत्सव प्रत्येक वर्ष मई में किस जनपद में आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल या फिर अल्मोड़ा। वैसे दोस्तों छोलिया महोत्सव कुमाऊं मंडल में अधिकतर मतलब लगभग सभी जनपदों में आयोजन किया जाता है। लेकिन आप देखिए, एक है छोलिया महोत्सव और दूसरा होता है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य तो लगभग कुमाऊं के सभी क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है, लेकिन छोलिया महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है। तो छोलिया महोत्सव का आयोजन मई माह में कहाँ पे? पिथौरागढ़ में किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है? छोलिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। और इसी छोलिया नृत्य को, या हम कह सकते हैं छोलिया महोत्सव को कभी कभी किरजी कुंभ भी कहा जाता है। क्या? किरजी कुंभ महोत्सव भी कहा जाता है। किरजी कुंभ महोत्सव भी इसे कहा जाता है। अब छोलिया नृत्य ये दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य माना जाता है। किस प्रकार का नृत्य है छोलिया नृत्य? तो युद्ध नृत्य है। आपने देखा होगा कि शादियों में, बारातों में, कुमाऊं में क्या होते हैं? छोलिया लोग नाचते हैं, ठीक है। वो तलवार ढाल के, सायरे या रंग बिरंगे कपड़े पहन के। तो इसका प्रमुख जो छोलिया नृत्य होता है, मेनली क्या है? युद्ध नृत्य है। शादी और धार्मिक आयोजन या किरजी कुंभ के साथ में ढाल और तलवार के साथ में ही नृत्य किया जाता है। और ये जो नृत्य होता है गढ़वाल के सरव नृत्य, पौड़ा नृत्य की भांति ही किया जाता है। और इसी छोलिया नृत्य के उपलक्ष्य में ही पिथौरागढ़ जनपद में एक छोलिया महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ उत्तराखंड में कुछ अन्य नृत्य भी हैं, जैसे कि बैर नृत्य है, भगनौल नृत्य है, झोड़ा नृत्य है, लोटा नृत्य है, जागर नृत्य है। तो ये सारे नृत्य आपको दोस्तों पढ़ने हैं, क्योंकि नृत्यों से या आर्ट एंड कल्चर से हमारा एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगर आपको इसकी एडिशनल वीडियो चाहिए होगी तो मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि किस चंद शासक ने बधानगढ़ को जीता था? ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।